Dear student, today we will discuss about John Stuart Mill. John Stuart Mill is a reformer of utilitarianism, and he have an important place in British English political philosophy. He is also known as a disciple of Bentham and the representative of utilitarianism. But he does not support the idea of utilitarianism uh, given by Bentham. Actually, जो जॉन स्टुअर्ट मिल एक उपयोगितावादी विचारक है, एक सुधारक है, एक फिलोसफर हैं, एक दार्शनिक हैं, एक नेता हैं, एक ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर भी हैं, एक लेजिस्लेटिव के मेंबर भी हैं रहे हैं वो। वह एक ईस्ट इंडिया कंपनी के एक एम्प्लाई भी हैं, या फिर यह कह लो द चीफ एग्जामिनर भी रहे हैं वो। उनका एक इम्पॉर्टेंट रोल है, इम्पॉर्टेंट प्लेस है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में। हालांकि अगर आप जब उनको एनालाइज करेंगे तो आप यह महसूस करेंगे कि उनका प्लेस ऐसा नहीं है कि जो फर्स्ट लाइन के पॉलिटिकल थिंकर है उनमें है, लेकिन उनकी जो बुक है, उनके जो थॉट्स हैं वह रिलेवेंट है। उनकी जो थॉट्स हैं वह जो है वह प्रासंगिक है। उन्होंने बहुत सारे ऐसे विचार दिए, बहुत सारे ऐसे थॉट्स दिए हैं जो प्रेजेंट एरा में, प्रेजेंट टाइम में रेलिवेंट, वह अपना एक इम्पोर्टेंट प्लेस रखते हैं, एक इम्पोर्टेंट रेलिवेंट रखते हैं। वह जो है उन्होंने जो है बेंथम का जो यूटिलिटरियनिज्म था, या फिर जो यूटिलिटी से रिलेटेड उनके जो आइडियाज थे, या फिर उनका जो उपयोगितावाद था, उस उपयोगितावाद को एक जो है कहा जा सकता है एक संशोधित फॉर्म में प्रस्तुत किया। जैसे कि आप अगर प्लेटो को पढ़ते हैं तो प्लेटो के बाद जो प्लेटो का स्टूडेंट है, प्लेटो का जो शिष्य था, जो अरिस्टोटल जो कि प्लेटो का शिष्य था, तो जो प्लेटो का मेन स्टूडेंट या मेन डिसिपाइल या शिष्य जो अरिस्टोटल था, उसने जो है अपने जितने भी आइडियाज दिए, जितने भी थॉट्स दिए, उसका मेन मोटिव यह था कि प्लेटो पे हो रहे, प्लेटो की जो को हो रहे क्रिटिसिज्म को, प्लेटो की आलोचनाओं की, या प्लेटो के थॉट्स या आइडिया में जितनी भी वीकनेस थी, जितनी भी कमियां थी, उनको दूर करना था। एक अच्छे स्टूडेंट की यही खूबी होती है कि अगर उसके गुरु, उसके सर, उसके टीचर्स द्वारा जो भी आइडियाज या थॉट जो है वह फॉर्म किया जाता है, क्रिएट किया जाता है, तो वह जो है यह कोशिश करता है कि उसके जो थॉट्स हैं, उसके जो आइडियाज हैं, अगर उसमें कुछ कमियां हैं, अगर वह उसको आइडेंटिफाई कर ले रहा है, तो वह कोशिश करता है कि वह अपने गुरु के विचारों को, गुरु के थॉट्स, विचारों को, उनके आइडियाज को जो है वह एक संशोधित फॉर्म में, वह एक रिफॉर्म के साथ उसको बेहतर देने की कोशिश करे। क्योंकि वह जो है वह उन पे हो रही आलोचनाओं का, उनकी हो रही आलोचनाओं को वह सह नहीं पाता, देख नहीं पाता, तो इसलिए उसके अंदर एक फीलिंग आती है कि मैं अपने गुरु के इस गलती को, इस कमी को संशोधित करूं। जीएस मिल जो है, जीएस मिल के विचारों को जानने से पहले हमें जीएस मिल की हिस्ट्री जाननी होगी कि जीएस मिल की ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिसने जीएस मिल को के विचारों को प्रभावित किया। जीएस मिल की ऐसी कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जिससे जीएस मिल प्रभावित हुआ, और जीएस मिल ने अपने आइडियाज या अपने विचारों का जो समुच्चय प्रस्तुत किया, अपने विचारों का जो क्रम प्रस्तुत किया, अपने विचारों की जो श्रृंखला प्रस्तुत की, उस पे किन किन लोगों का प्रभाव था, किन परिस्थितियों का प्रभाव था, और जीएस मिल जो है कि विचारों का स्रोत क्या था। आते हैं जीएस मिल जो है वह, जीएस मिल के कह सकते हैं कि जीएस मिल के खून में ही, जीएस मिल के माहौल में ही, जीएस मिल के घर में ही यह जो यूटिलिटी थी, यह जो यूटिलिटेरियनिज्म था, यह जो उपयोगितावाद था, यह उसके घर और परिवार में, उसने घर और परिवार से ही उसने सीखा। क्योंकि जेम्स मिल के पिता का नाम जो है, जॉन स्टुअर्ट मिल के पिता का नाम जो है वह जेम्स मिल था। जेम्स मिल जो कि बेंथम का एक शिष्य भी था और मित्र भी था,
वह उसका असिस्टेंट था, या कह लो कि जेम्स मिल जो है वो असिस्ट करता था, उसका असिस्टेंट था, उसका जो है सहयोगी था, उसका जो एक बेहतर मित्र था। किसका? जॉन स्टुअर्ट मिल के पापा का। जो जेएस मिल के पापा जो जेम्स मिल थे, उनका जो है उनके मित्र थे बेंथम। और बेंथम के विचारों पे में जेएस जेम्स मिल जो था वह जेम्स जेम्स मिल और बेंथम इन दोनों की सेम आइडियोलॉजी थी। इसीलिए एक्चुअली मित्रता भी उन्हीं में होती है जिनकी विचारधारा सेम होती है, जिनके विचार मिलते हैं उन्हीं में दोस्ती होती है। जब तक विचारों में समानता नहीं होगी तब तक जो है मित्रता हो ही नहीं सकती। तो जेम्स मिल और बेंथम जो है यह दोनों मित्र थे और दोनों के वैचारिक समानता दोनों में थी। हालांकि बेंथम में जेम्स मिल से उच्च कोटि के विद्वान थे, और बेंथम ने अपने विचारों का समुच्चय या फिर यूरोप में अपने कानून संबंधी विचारों से या अपने लॉ रिफॉर्म के लिए या फिर वो सिविल कोड के लिए वो फेमस थे। और यूरोप की से मतलब ब्रिटेन से बाहर, इंग्लैंड के से बाहर यूरोप के लगभग कई देशों के संविधानों पर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल कमेंट्स जो है इश्यूज किए थे, और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स भी जो है सजेस्ट किए थे। उनसे बहुत सारे देशों ने उन बेंथम जो है इतने पॉपुलर थे कि बेंथम को फ्रांस का सर्वोच्च पुरस्कार भी दिया, नागरिक पुरस्कार भी दिया गया। उनको जो है बेंथम उस समय के सबसे बड़े कानून के ज्ञाता, कानून के जानकार और एक लॉ रिफॉर्मर के रूप में जो है वह जाने जाते थे। बेंथम के मित्र जो जेम्स मिल थे, यह दोनों लोग यूटिलिटेरियनिज्म के बहुत बड़े समर्थक थे और प्रस्तावक भी थे। क्योंकि जो क्लासिकल यूटिलिटेरियनिज्म है उसका यह दोनों समर्थक थे, और बेंथम जो है उसके मेन एडवोकेट थे। बेंथम ने अपनी जो है अपनी बुक्स जो है, उनकी जो बुक्स थी उसमें उन्होंने जो है यूटिलिटेरियनिज्म को बहुत डीपली जो है एक्सप्लेन किया था। और मैंने आप लोगों को अपने बेंथम के लेक्चर में इस बात को बताया भी था, समझाया भी था। और तो चूंकि जॉन स्टुअर्ट मिल, जेम्स मिल जो है वह जेम्स मिल के बेटे थे, और जेम्स मिल जो है वह इतने और बेंथम इतने विद्वान थे, उनकी गिनती इंग्लैंड के विद्वत जनों में होती थी, एक जो है वह कह सकते हैं इंटेलेक्चुअल लोगों में होती थी। तो ऐसे जो है जेम्स मिल को लगता था कि कोई ऐसा स्कूल नहीं होगा, कोई ऐसा कॉलेज नहीं होगा जो जॉन स्टुअर्ट को पढ़ा पाए, जो जेएस मिल को पढ़ा पाए। तो उन्होंने जेएस मिल को खुद ही पढ़ाया अपने घर पे। जेएस मिल का जो एजुकेशन है वह किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में नहीं हुआ। जेएस मिल को जेम्स मिल और बेंथम दोनों ने अपने घर ही पढ़ाया। और जेएस मिल जो है वह, उनको कहा जा सकता है कि उनको हेरेडिटरी मेथड से ही, उनको अनुवांशिक मेथड से ही, उनको वंश परंपरा के आधार पर ही ईश्वर द्वारा उनको जो है ज्ञान, नॉलेज जो है प्रोवाइड कराया गया था। तो वह जो है बहुत कम उम्र में ही, बहुत कम छोटी उम्र में ही उन्होंने जो है अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए कि वो पढ़ने में बहुत तेज थे। वो उन्होंने 2 साल 3 साल से ही अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। उन्होंने प्लेटो का जो है वो रिपब्लिक पढ़ लिया, उन्होंने अरस्तु की पॉलिटिक्स पढ़ ली, उन्होंने जो है अरस्तु का लॉजिक पढ़ लिया। मतलब लगभग वह किताब, हर वो बुक जो उनके पिता ने उनके लिए जरूरी समझा वह उनको पढ़ाया और दिया। कहा जाता है कि 8 से 10 साल की उम्र में ही, 8 से 10 ओल्ड जब वो थे, तो उन्होंने जितने भी बड़े विद्वान थे, जितने भी बड़े जो है थिंकर थे, जितने भी बड़े फिलोसफर थे, उन सब की बुकों को स्टडी कर लिया, सबकी किताबों को पढ़ लिया, सबकी बुक्स को उन्होंने पढ़ लिया। वह उनके पिता का मोटिव था कि उनको इतना कैपेबल, इतना जो है एलिजिबल, इतना योग्य बना देना है, उनको जो है एक महान विद्वान बनाना था। क्योंकि उनके जेम्स मिल का जो मोटिव था उसको फुलफिल करने के लिए जॉन स्टुअर्ट मिल भी तैयार रहते थे। क्योंकि जॉन स्टुअर्ट मिल ने बचपन से ही अपने पिताजी को या पापा को यह बता दिया था कि वह जो है वो कितने कैपेबल हैं। जब बच्चा 3 साल 5 साल और 8 साल की आयु में गणित और अंग्रेजी में उच्च शिक्षा, मतलब वह ऐसे ऐसी चीजें, उनको ऐसी ऐसी फिलोसफी पढ़ाई जाने लगी बचपन में ही, उनको ऐसे ऐसे दर्शन पढ़ाए जाने लगे जो अमूमन ग्रेजुएशन या पीजी के क्लासेस में जो सिलेबस हुआ करता था, जेम्स मिल ने उनको बचपन में ही पढ़ाना शुरू कर दिया। वह जो है इतने उनको एक्टिव बनाया, उनको उनको जो है तरह तरह के डिबेट में शामिल कराते थे, तरह तरह के जो है वह ऐसे राइटिंग में शामिल कराते थे, कंपटीशन में शामिल कराते थे। उनका मोटिव था
कि अपने बेटे को या फिर जॉन स्टुअर्ट मिल को इतना कैपेबल, इतना योग्य बना देना कि वह जो है अपनी विद्वता का प्रदर्शन, उसकी विद्वता का प्रदर्शन खुद ही होने लगे। हालांकि इसका एक गलत इम्पैक्ट जो है, एक गलत प्रभाव जो है वह उनके उस पे पड़ता है, उनके जो है व्यक्तित्व पे पड़ता है। और वह स्वयं ही जेम्स मिल ने स्वयं ही इनको पढ़ाना शुरू कर दिया। इन्होंने जो है कम उम्र में ही इतना ज़्यादा पढ़ने लगे, अपने ज्ञान को बढ़ाने का, ज्ञान के विस्तार का, अपने नॉलेज को और ज़्यादा इंक्रीज करने का इनके ऊपर जो है एक प्रेशर था। और यह कहा जा सकता है कि जेएस मिल के बचपन को, जीएस मिल के माइंड को, जीएस मिल के पर्सनालिटी को बेंथम और जेम्स मिल द्वारा कंट्रोल किया जाने लगा। उन लोगों ने खुद ही आपस में बैठ के एक करिकुलम डिसाइड किया कि जेम्स मिल को किस तरह से एजुकेशन प्रोवाइड करानी है, कैसी उनको एजुकेशन प्रोवाइड करानी है, कब उनको क्या पढ़ाना है। यह सारी चीजें, यह सारी जो है उनको करिकुलम डिसाइड करके, उनका पूरा शेड्यूल सेट करके बेंथम और जेम्स मिल जो है उनको रखते थे। उनके ऊपर पढ़ाई का इतना प्रेशर पड़ गया, इतना प्रेशर ले लिया उन्होंने अपने एजुकेशन के लिए, इतना प्रेशर ले लिया कि वह जो है वह एकांकी, या फिर यह कह लिया जाए कि वह एक सिंगल लाइफ या इंडिविजुअल लाइफ को पसंद करने लगे। वो एकांत प्रिय हो गए। वह जो है इतने ज्यादा अपने आप को उन्होंने सोसाइटी से काट लिया। वो किताबों के अंदर इतना ज्यादा उन्होंने अपने आप को टाइम दिया कि वह जो है युवावस्था में ही वह बीमार रहने लगे, वह थकने लगे, थकान आने लगा। जब ऐसी स्थिति आ गई तो जेम्स मिल ने बेंथम के छोटे भाई के पास जो है, जो सैमुअल बेंथम जो फ्रांस में रहते थे, उनके पास उनको भेज दिया। और वह जो है उनके पास चले गए। और यह पहली बार थी जब जब जॉन स्टुअर्ट मिल जो है वह सौंदर्य के, प्राकृतिक सौंदर्य के करीब आए। इससे पहले वह घर से बाहर निकलते ही नहीं थे, उनको न स्कूल जाना था, न कहीं जाना था, और उनके पास कोई काम भी नहीं होता था। उनके पिताजी का, उनके फादर का और बेंथम का उनके ऊपर इतना प्रेशर रहता, चूंकि वह करते क्या थे, वह पढ़ते थे, फिर इनको असिस्ट करते थे। चाहे वो बेंथम को असिस्ट करे, चाहे अपने पिताजी को, मतलब जेम्स मिल को असिस्ट करे। उनका काम था, उनके उनके जब या तो वह पढ़ते रहेंगे या स्टडी के साथ साथ वह उनको असिस्ट करना भी उनका काम था। क्योंकि उनको लगता था कि असिस्ट करने से, हमारे साथ रहने से, हमारे साथ बैठने से, हमारे कामों में सहयोग करने से जो जीएस मिल है उसके नॉलेज में जो नॉलेज इंक्रीज होगा, उससे एक लर्निंग होगी। और वह चाहते थे कि हर वो स्टेप, हर वो चीज, चाहे वो कुछ भी हो, वह सिर्फ और सिर्फ नॉलेज से रिलेटेड हो, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन से रिलेटेड हो। और जेम्स मिल ने इसीलिए हर जो शेड्यूल बनाया था, वो पूरा शेड्यूल यही था कि उसको कैसे भी लर्निंग ही करानी है, कैसे भी उनको सिखाना ही सिखाना है। तो जब वह बीमार रहने लगे, जब वह जो है अजीब अजीब हरकतें करने लगे, उनको अजीब सी थकावट होने लगी, तो उनको जो है क्या किया गया, उनको फ्रांस भेज दिया गया। फ्रांस भेज दिया गया। उसके बाद वहां पे वह प्रकृति के किनारे आए, नदियों के किनारे, फिर उसके बाद समुद्र के किनारे, पहाड़ों को, पर्वतों को, वादियों में, वो फूल के वादियों में वो घूमते रहे। और उन्हें पहली बार सौंदर्य की छटा, या सौंदर्य, जो प्रकृति का सौंदर्य है, वह एकांत प्रिय जेएस मिल ने पहली बार प्रकृति के स्वतंत्र जो सुंदरता है, सौंदर्य है, उससे खुद को रूबरू कराया, खुद से परिचित कराया। और जब वह नेचर के पास गए तो उनका हृदय परिवर्तित हुआ। हालांकि उसकी एक और घटना है कि उनके ऊपर जो है, उनको कहा जाता है कि जब वो 21 ईयर ओल्ड थे तो उनको जो है एक पैरालिसिस अटैक आया। उनको जो है एक पैरालिसिस अटैक है, और उस पैरालिसिस अटैक के बाद वह पूरी तरह से सुस्त हो गए, पूरी तरह से बीमार हो गए। और वह जो है एक मतलब शांत प्रिय और एकांत प्रिय व्यक्ति हो गए। उन्होंने अपनी पुस्तकों को, किताबों को, अपने दर्शन को, इन सबको अपने से दूर कर लिया। और वह जब फ्रांस गए तो फ्रांस जाके उन्होंने उन सौंदर्य को जब करीब से देखा, तो फिर अब उनके अंदर नेचर से प्रेम हुआ, और उसके साथ साहित्य से, लिटरेचर से उनको प्रेम हुआ। और वह व्यक्ति जो फिलॉसफी में अपना पूरा जीवन दे रहा था, जो फिलॉसफी को ही अपना सब कुछ बना रहा था, जो दर्शन में डूबा हुआ था, जो तरह तरह के
विश्व के सभी बड़े विद्वानों के दर्शनों को कंठस्थ कर लिया था, रट लिया था, याद कर लिया था, वह व्यक्ति जो है अब सौंदर्य और साहित्य की पुस्तकों को पढ़ने लगा। वह जो है अपने नेचर के विपरीत वह एक सौंदर्य और साहित्य के करीब चला गया। उसने जब सौंदर्य और साहित्य का अध्ययन शुरू किया तब उसका हृदय परिवर्तित हुआ। दूसरी उसकी घटना जो उसके पूरे जीवन को परिवर्तित कर देती है, वह जो है दूसरी उसकी घटना जो उसके पूरे जीवन को परिवर्तित कर देती है। कहा जाता है कि वह घटना जेम्स मिल को सॉरी जेएस मिल को जो है वह जेएस मिल का एक दूसरे व्यक्तित्व का या दूसरे रूप को क्या करती है, वह खोलती है या दूसरे रूप का दर्शन कराती है। ठीक, वह जो दूसरी घटना है वह घटना है कि उनके पड़ोस में जो दूसरी घटना जो उनके हृदय को परिवर्तित करने में सबसे अहम रोल देती है, वह है उनको फ्रांस के प्रवास के दौरान, जब वो फ्रांस रह रहे थे तो उसके दौरान उन्हें जो है फ्रांस के एक उपन्यास का एक जो राइटर, जो नोबेल राइटर थे, उनका नाम था मार्मोंतेल। मार्मोंतेल जो है, मार्मोंतेल की एक बहुत अच्छी, बहुत ही अच्छी बुक थी जिसका नाम था संस्मरण। तो संस्मरण जो है वह उनके हाथ लग गई और उन्होंने जब इसको पढ़ा तो उनके जीवन में एक नई ऊर्जा, नया उत्साह का संचार होने लगा। हालांकि उनके पिता की यह इच्छा थी कि उनको साहित्य से दूर रखा जाए, क्योंकि साहित्य जो है वह एक अलग तरह की विधा है। साहित्य जो है वह इंसान को प्रेम और सौहार्द सिखाती है, जबकि फिलॉसफी जो है वह फॉरसाइटनेस लाती है, दूरदर्शिता लाती है। तो जेम्स मिल का जो मोटिव था वो यह था कि उनको एक ऐसा व्यक्ति बनाना, एक ऐसा विद्वान बनाना जिसके अंदर दूरदर्शिता हो, फॉरसाइटनेस हो, वह चीजों को अपने तरीके से देख सके, जज कर सके, ऑब्जर्व कर सके, और वह जो है उसे एक महान विद्वान बनाना चाहता था। इसीलिए जो है वह साहित्य से उनको दूर रखता है, और साहित्य से दूर रखने से वह उस व्यक्ति को या जेएस मिल को वह फिलोसफर बनाने में सफल हो सकते थे। तो उनका जो मोटिव था वो अपने पिता की तरह, एक पिता की तरह उनका जो मोटिव था, उनका जो उद्देश्य था, उनका जो लक्ष्य था, वह अपने बेटे को एक महान फिलोसफर, एक महान विचारक, एक महान जो है ब्रिटिश जो है वह एडमिनिस्ट्रेटर बनाना था। और इसलिए जो है उन्होंने जो भी ताने बाने बोले, जो भी करिकुलम बनाया, जितनी भी मेहनत की, जितना भी उनके पढ़ाई पे ध्यान दिया, जितना भी उनको डांटा मारा या फिर जो भी किया, जितनी तरह के उन पे जो है रिस्ट्रिक्शन लगाए, वो सब उनके कैरियर के लिए, उनके फ्यूचर के लिए लगाए। क्योंकि एक पिता जो है वो यह चाहता है कि उसका पुत्र जो है वह उससे भी बड़ा महान बने। चूंकि वह बेंथम के साथ थे और उनको वह पॉपुलैरिटी नहीं मिली थी जो बेंथम को मिली थी, तो वह चाहते थे कि हमारा जो पुत्र हो वह इतना पॉपुलर हो, इतना बड़ा विद्वान हो, इतना महान हो कि लोग यह कहें कि यह जेम्स मिल का बेटा जो है जेएस मिल है। तो वह चाहते थे कि उसकी आइडेंटिटी से हमारी आइडेंटिटी बढ़ेगी। तो यह जो जॉन स्टुअर्ट मिल है, तो जॉन स्टुअर्ट मिल जब साहित्य या यह कह लो कि जब लिटरेचर के करीब आए तो उनके अंदर हृदय में प्रेम और सौहार्द की भावना का जागृत होना लाजमी था। क्योंकि जब आदमी लिटरेचर पढ़ता है तो वह जो है थोड़ा सा अट्रैक्ट होता है किसके प्रति, नेचर के प्रति, लव के प्रति, या फिर ब्यूटी के प्रति। क्योंकि साहित्य जो है आपको एक कोमल हृदय की वस्तु बनाती है या वस्तु बनना सिखाती है। साहित्य जो है आप में जो है वह एक नेचर के करीब जाने की प्रवृत्ति पैदा करती है, सुंदर चीजों के करीब जाने की प्रवृत्ति पैदा करती है। और इसी क्रम में जब साहित्य का अध्ययन शुरू किया, साहित्य के अध्ययन के बाद उनके साथ एक तीसरी घटना जो होती है, या इससे दूसरी घटना, क्योंकि साहित्य वाली घटना तो सब एक सेम जैसा है कि उन्होंने नेचर के करीब गए और अपना पढ़ना शुरू किया, बीमार हुए। जो दूसरी घटना जो उनके जीवन को पूरी तरह परिवर्तित कर देती है, जो उनके विचारों पर, जो उनके व्यक्तित्व पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालती है, वो यह है कि उनके पड़ोस में एक जो है दवा विक्रेता या फिर मेडिकल स्टोर चलाने वाले व्यक्ति का घर था, और उसकी जो पत्नी थी वह हैरियट टेलर से जॉन स्टुअर्ट मिल को दोस्ती हो जाती। अब दोस्ती हो जाती, हालांकि मैं थोड़ा सा इससे आगे बढ़ जाऊंगा। दोस्ती का मीन्स यह था कि वह अगर आप
ब्रिटिश या फिर किसी फॉरेन स्कॉलर की बुक पढ़ेंगे तो वह यही कहेगा कि उनमें फ्रेंडशिप हो गई। लेकिन फ्रेंडशिप का मतलब यह था कि वह जो है सौंदर्य साहित्य पढ़ने के बाद जब वह हैरियट टेलर से मिले, जो कि ये के कह सकती हैं कि वह ब्रिलियंट थी और बहुत सुंदर थी। और जब वह हैरियट टेलर से मिले तो हैरियट टेलर से उन्होंने दोस्ती का प्रस्ताव रखा और हैरियट टेलर ने उनकी दोस्ती स्वीकार कर ली। और यह दोस्ती इतनी लंबी चली, यह जो है 24 ईयर ओल्ड थे और वो उनसे बड़ी थी। और फिर बाद में जो है जब हैरियट टेलर के पति की मृत्यु हो जाती है तो जॉन स्टुअर्ट मिल उनसे विवाह कर लेते हैं। लेकिन यह दोस्ती लंबी चली क्योंकि जब तक हैरियट टेलर के पति जीवित थे हैरियट टेलर दोस्त थी, लेकिन उन्होंने उनसे शादी नहीं की थी। और हैरियट टेलर का जो प्रभाव था वह 1830 में हैरियट टेलर जॉन स्टुअर्ट मिल को मिलती हैं। और हैरियट टेलर के मिलने के बाद जॉन स्टुअर्ट मिल का जो व्यक्तित्व है, जो थिंकिंग है, जो थॉट है, जो आइडियाज हैं, वो पूरी तरह से परिवर्तित हो जाते हैं। और वह जॉन स्टुअर्ट मिल जो फिलॉसफी के प्रति पूरी तरह से समर्पित था, वह जॉन स्टुअर्ट मिल जो दर्शन को अपना सब कुछ मानता था, वह जॉन स्टुअर्ट मिल जो एक महान विद्वान बनना चाहता था, वह हैरियट टेलर की दोस्ती और प्रेम में इतना डूब जाता है कि वह उनके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। और लेकिन हैरियट टेलर जो है वो एक अच्छी मित्र, एक अच्छी दोस्त, एक अच्छी गाइड, एक अच्छी जो है विदुषी विदुषी महिला या विद्वान महिला या एक इंटेलिजेंट महिला का, एक इंटेलिजेंट वोमेन की जो है पहचान दिखाते हुए, एक इंटेलिजेंट वोमेन की तरह बिहेव करते हुए वह उनको उनके लक्ष्य से भटकने नहीं देती हैं। और वह जो जॉन स्टुअर्ट मिल है वह अपने विवाहोपरांत दो सबसे मेन जो उनकी बुक है वह लिखते हैं। वह दो उनकी सबसे महान बुक है, एक जो है ऑन लिबर्टी और दूसरा है सब्जेक्शन ऑफ वुमेन। और इन दोनों बुकों पे, चाहे वो ऑन लिबर्टी हो चाहे सब्जेक्शन ऑफ वुमेन हो, इन दोनों किताबों पे, दोनों बुक्स पे जो है वह सबसे ज्यादा प्रभाव अगर किसी का है तो वह हैरियट टेलर का है। और इस बात को जॉन स्टुअर्ट मिल जो है वह जो है कन्फेस भी करते हैं, स्वीकार भी करते हैं कि हाँ, हमारी मित्र, गाइड, सहयोगी पत्नी हैरियट मिल के प्रभाव से, हैरियट मिल के सहयोग से मैंने यह पुस्तकें लिखी हैं। और यह जो है उनके प्रेम, उनके समर्पण, उनके त्याग को जो है दिखाता है कि स्टुअर्ट मिल जो है, जीएस मिल जो इतने कठिन दौर से, इतने कठिन स्थितियों से बाहर निकलते हैं और बाहर निकल के फिर वो एक दूसरी पारी शुरू करते हैं और उन्हें प्रेम होता है। प्रेम के बाद फिर वह अपने विषय पे आते हैं और वह लाख भटकाव के बाद भी अपने आप को एक राजनीतिक विश्लेषक, एक राजनेता, एक फिलोसफर, एक महान एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में स्थापित करते हैं। और फिर वह जिस उद्देश्य की पूर्ति जेम्स मिल चाहते थे, जिस लक्ष्य को उन्होंने जॉन स्टुअर्ट मिल के लिए निर्धारित किया था, जिस लक्ष्य को उन्होंने एक पिता होने के नाते अपने पुत्र के लिए डिसाइड किया था और जिसके लिए उन्होंने उसके पूरे लाइफ पे कंट्रोल किया हुआ था, वह सारी लक्ष्यों को क्या जॉन स्टुअर्ट मिल जो है वह प्राप्त कर लेते हैं। और जॉन स्टुअर्ट मिल ब्रिटिश फिलॉसफी में या फिर यह कह लो कि पॉलिटिकल फिलॉसफी में एक इम्पोर्टेंट प्लेस रखते हैं। अब हम अपने अगले लेक्चर में इनका जो है, जो इन्होंने रिफॉर्म्स किए थे, जो यूटिलिटेरियनिज्म में इन्होंने जो रिफॉर्म्स किए थे या फिर जो उन्होंने बेंथम के यूटिलिटेरियनिज्म को जो मॉडिफिकेशन किया था जो उन्होंने, इसको हम अपने अगले लेक्चर में कवर करेंगे। हम आशा करता हूँ कि आपको जो जेम्स मिल का इंट्रोडक्शन है वो समझ में आया होगा। थैंक यू, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।